नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम फैक्ट में। तो साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है अकाउंटेंसी का बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? साथियों, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को बिना देरी करते हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग के ऊपर। ठीक है कि बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग। तो यहाँ पे देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या बताया गया है सिंपल वर्ड्स में। इसको बाद में देखेंगे, पहले जो आइडिया है, जो रफ आइडिया है वो आपको मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले हम बात करें, देखो इसकी डेफिनेशन हमारे पास जो एक्ट है 1881 के अकॉर्डिंग दी गई है। इसको भी समझेंगे, लेकिन इसका जो मेन एसेंस है वो समझ लीजिए। बिल क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? तो देखिए, जब भी कोई बिजनेसमैन ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन करता है, या यूं कहा जाए सेल परचेज करता है। अब ये सेल परचेज या तो वो कैश में करेगा या वो क्रेडिट बेसिस पे करेगा। आप कहोगे जी हाँ। अब क्रेडिट बेसिस पे जो सेल परचेज हो रही होती है ना, तो उसके ऊपर फोकस करो। तो इसके लिए या इसको इजी बनाने के लिए यहां पर एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा गया। ठीक है? जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर कहता है कि भी जो सेलर है, ये हमेशा इसका मेकर होता है। ध्यान दें, जो सेलर होता है ना, वही इसका मेकर मेकर होता है। और एक्सेप्टर, जो बायर होता है, उसको यहाँ पे एक्सेप्टर बोला जाता है। तो क्या फंडा है इसका? तो यहाँ पे कहा जाता है कि जब भी यहाँ पे बिल क्रिएट होता है तो इसमें ऑर्डर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ऑर्डर। किसके लिए? पेमेंट के लिए। कौन सी पेमेंट? एक स्पेशल या स्पेसिफाइड अमाउंट। स्पेसिफाइड अमाउंट की पेमेंट के लिए इसमें ऑर्डर दिया रहता है। कौन देता है ऑर्डर? सेलर देता है। किसको देता है? बायर को देता है कि भाई आप एक स्पेसिफिक अमाउंट, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद एक स्पेसिफिक पर्सन को, या फिर यूं कहा जाए अथोराइज पर्सन को, या फिर यूं कहा जाए कि भी आपका जो बियरर है, बियरर ऑफ द बिल, उनको आप पेमेंट कर दोगे। सिंपल सी वे में, एक डॉक्यूमेंट जिसके अंदर सेलर बायर को ये ऑर्डर देता है कि आप एक स्पेसिफिक यानी कि निर्धारित समय पीरियड बीत जाने के बाद एक निर्धारित समय पर या ड्यू डेट पर आप उस पर्टिकुलर पर्सन को या अथोराइज पर्सन को या बियरर को उस पर्टिकुलर बिल की पेमेंट कर देंगे। क्लियर है? और इसमें जो पेमेंट होती है वो अनकंडीशनल होती है। ठीक है? अनकंडीशनल। ठीक है भाई। तो सिंपल वे में देखा जाए तो इधर कहता है कि भाई ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। कहते हैं कि लिखित में एक डॉक्यूमेंट होता है, एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर डायरेक्टिंग टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन और द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यही सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे अलग अलग, यही जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है, मैंने इसको आपको अलग अलग लाइंस की अलग अलग पॉइंट्स में समझा दिया, जिससे आपको इसका मतलब थोड़ा सा आसान रहेगा समझने में। सिंपल वे में अगर हिंदी में बात करें तो यह एक लिखित प्रलेख होता है जिसके अंदर एक निश्चित राशि धारक को या अधिकृत व्यक्ति को भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। अब यहाँ पे आप इसका मतलब अच्छे से समझ चुके होंगे, तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। और यहाँ पे हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे फीचर्स की बात करता है, यानी कि इसकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में। तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसकी विशेषताओं में सबसे पहला कहता है कि भाई ये रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए ऑलवेज। विदाउट रिटर्न फॉर्म में इसका कोई एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। ठीक है? इसमें क्या है, इट इज, इसमें एक ऑर्डर दिया जाता है, आदेश दिया जा रहा है। ठीक है? जो डेफिनेशन में बातें हैं वही सब के सब फीचर में आप इंक्लूड कर रहा है वो। नेक्स्ट, अनकंडीशनल ऑर्डर टू पेमेंट है भाई, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई शर्त नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी डिफाइंड। कहते हैं इसमें एक प्री डिफाइंड अमाउंट यहाँ पे लिखी जाती है। प्री डिफाइंड अमाउंट इसके अंदर मेंशन होती है। और जो भी इसका टाइम ड्यूरेशन है कि फिक्स्ड टाइम के लिए, यानी कि जो भी समय आपको दिया गया है, 1 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, कितने भी टाइम पीरियड के लिए बिल लिखा जा सकता है। तो एक स्पेसिफाइड जो है टाइम पीरियड इसके अंदर प्रॉपर तरीके से मेंशन कर दिया जाता है। इट इज ड्यूली साइड माइन द मेकर और द एक्सेप्टर। कहते हैं कि जो भी हमारे पास मेकर है यानी कि जो सेलर है, और जो एक्सेप्टर है यानी कि बायर है,
दोनों के प्रॉपर सिग्नेचर उसके अंदर मौजूद होते हैं। क्लियर है? फिर कहता है कि इट इज़ पेबल ऑन डिमांड और ऑन द एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड। कहता है कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये आपके ऑन डिमांड यानी कि मांग पर भी भुगतान के योग्य होते हैं और टाइम पीरियड बीत जाने के बाद भी ये भुगतान के योग्य होते हैं। मेच्योरिटी पे कह सकते हैं आप। इसके साथ ही यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 8 है इसमें बोला गया द अमाउंट इज पेबल इधर टू द बियरर और अ स्पेसिफाइड पर्सन। ये जो बिल की अमाउंट है ना, या तो ये किसको, बियरर को यानी कि धारक को दे दी जाएगी, या फिर उस अथोराइज पर्सन को या विशेष व्यक्ति को जिसको आदेश मिला हुआ है। ठीक है, जिसको पेमेंट रिसीव करने का आदेश मिला हुआ है या यूं कहा जाए अथोराइजेशन मिला हुआ है, उसको यहाँ पे इसकी पेमेंट कर दी जाती है। तो दीज आर सम फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनने की या क्वेश्चन बन जाता है वो कैसे बनता है, तो यहाँ पे ध्यान दे। तो कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द फीचर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ऐसा करके क्वेश्चन आ सकता है। या फिर वो आपसे कह सकता है, कहते हैं कि बी फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट द फीचर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। या फिर किसी को भी यहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में दे देगा कारण और परिणाम। आपने देखा होगा कथन ए और कथन बी दोनों में से कौन सही है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे देगा। तो वो चीज क्लियर है। नेक्स्ट, पार्टीज टू द बिल ऑफ एक्सचेंज। जो पार्टी इन्वॉल्व होती है, जो पार्टीज इन्वॉल्व होती है कौन कौन है, तो सबसे पहले ड्रॉयर, इसको हम यहाँ पे मेकर कहते हैं, मेकर या फिर सेलर, क्योंकि सेलर को ही मेकर कहा जाता है और मेकर को ही यहाँ पे ड्रॉयर, ड्रॉयर का मतलब लिखने वाला, बनाने वाला। फिर कहता है ड्रॉई यानी कि एक्सेप्टर या यूं कहा जाए बायर। ठीक है, जो बायर होता है उसको इसमें कंसिडर कर लिया जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें होता है पेई। ये ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 है भाई, इधर ध्यान दे। पेई यानी कि वो पर्सन जिसको एक्चुअली में भुगतान करना है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ड्रॉयर जो होता है वो कौन है, ही इज द सेलर और द क्रेडिटर इंटाइटल टू रिसीव मनी फ्रॉम समवन। कहते हैं ये वो विक्रेता है या यूं कहा जाए क्रेडिटर है जिसने किसी से कोई राशि रिसीव करनी है, और सामान्यतः वो व्यक्ति बिल बनाता है यानी कि ही मेक्स द बिल, ही इज द मेकर ऑफ द बिल। ट्रॉय यानी कि एक्सेप्टर, ही इज द बायर और परचेजर ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन। कहते हैं ये वो व्यक्ति होता है जिसके नाम पे बिल बनाया गया है। ठीक है, वह व्यक्ति जो है कि भी या जो देनदार है जिसने बिल पर हस्ताक्षर किए हैं और उसको स्वीकृत किया है, उसी को हम यहाँ पे ड्रॉयर यानी कि एक्सेप्टर कहते हैं। नेक्स्ट, द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड इज कॉल्ड पेई। कहते हैं जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाएगा, पेमेंट करी जाएगी, वो अथोराइज पर्सन या वो धारक जिसको बाद में पेमेंट करनी है, उसको यहाँ पे पेई कहा जाता है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि इसके अंदर जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनके बारे में भी आपको यहाँ पे क्लियर कट एक विजन मिल चुका होगा कि कैसे यहाँ पे पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। ड्रॉयर किसको कहा जाता है, ड्रॉई या एक्सेप्टर किसको कहा जाता है, और पेई किसको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पार्टीज इन्वॉल्व इन द बिल ऑफ एक्सचेंज। तो कोई भी ये 3 ऑप्शन दे के आपको कह देगा ऑल ऑफ द अबव, या फिर कोई भी 3 ऑप्शन अलग दे देगा और इनमें से एक ऑप्शन आपके सामने होगा। या फिर वो कह सकता है हाउ मेनी पार्टीज इन्वॉल्व इन द बिल ऑफ एक्सचेंज, तो तब भी आपका आंसर यहाँ पे कितना होगा, कहते हैं 3 पार्टीज। ठीक है, 3 पार्टीज इन्वॉल्व इन द बिल ऑफ एक्सचेंज। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे कहते हैं एडवांटेजेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसके एडवांटेज या उसके फायदे गिनाओ। फायदे, क्या फायदा हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज क्रिएट करने का, यही सीधा सा सवाल इधर है। तो सबसे पहले तो बोलता है कि भी जो आपका इजी और सेल एंड परचेज है ना, वो इजी हो गया है। कौन सा, उधार में जो सेल परचेज था वो आसान हो गया। ठीक है, क्योंकि अब बार बार आपको बहुत सारी जो परेशानियां पहले होती थी वो नहीं होती। फिर नेक्स्ट, लीगल डॉक्यूमेंट है। लीगल डॉक्यूमेंट क्यों है, तो देखिए ध्यान से, इसको लीगल डॉक्यूमेंट क्यों बनाया गया या क्यों कहा गया। सबसे पहले तो बात, आपका जो हमेशा जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो फॉर्मेट है, उसको आपने दिमाग में रख लेना है। यहाँ पे जो भी आपका सीरियल नंबर है, डेट होती है, ठीक है, इधर स्टाम्प के लिए जगह होती है और यहाँ पर ऑर्डर होता है। ठीक है, और फिर एक्सेप्टर और बायर के जो भी हमारे पास है कि भी, और यूँ कहा जाए सेलर के सिग्नेचर होते हैं, और इसी के अंदर प्रॉपर तरीके से आपकी जो अमाउंट है वो मेंशन हो। तो यहाँ पे ये जो जगह है ना, ये इस पे लगता है स्टाम्प। क्या लगता है, स्टाम्प। अरे जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं भाई,
क्या बोलते हैं, डाक टिकट वाला स्टाम्प नहीं, कोर्ट वाला स्टाम्प लगता है, जिससे ये क्या बन जाता है, ये एक स्टाम्प पेपर बन जाता है, काइंड ऑफ स्टाम्प पेपर बन जाता है। ठीक है, यानी कि एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो अगर मान लीजिए आपका जो बायर है वो बाद में पैसे देने में आनाकानी करता है किसी कारण से, तो आप इस चीज को कोर्ट में एज अ प्रूफ लेके जा सकते हो, लीगली उस पर्सन को बाउंड कर सकते हो पेमेंट करने के लिए, उस पर्सन को फोर्स कर सकते हो पेमेंट करने के लिए। क्लियर? तो इसीलिए इसको बोला गया एक डॉक्यूमेंट है, जो कि कौन सा है, कानूनी डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट, डिस्काउंटिंग फैसिलिटी। यहाँ पे क्या कहता है, तो देखिए आपके जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या बिल आपको मिला हुआ है, मान लीजिए आपको एक बिल मिला, इसकी जो मेच्योरिटी पीरियड है 2 महीने की है, लेकिन आपको 15 दिन बाद ही पैसे की ज़रूरत होगी, तो आप क्या करोगे, इस बिल को अपने बैंक में ले जाओगे और बैंक को कहोगे इसकी पेमेंट मुझे दे दो, 2 महीने बाद आप इस पर्टिकुलर पर्सन से इसकी पेमेंट रिसीव कर सकते हो। यानी कि मुझे ज़रूरत पड़ते ही मेरे बैंक से मैं उस बिल को डिस्काउंटेड करा सकता हूँ, यानी कि टाइम से पहले पैसा ले सकता हूँ। इसके एवज में जो बैंक है ना, वो एक इंटरेस्ट मुझसे चार्ज करेगा। ठीक है, मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो उससे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन फ़र्क इस बात का है कि मुझे पेमेंट के लिए 2 महीने तक वेट नहीं करना पड़ेगा। यही होता है डिस्काउंटिंग कराना। बेचान, अब यहाँ पे बात करता है बेचान क्या होता है, यानी कि यूँ कहा जाए इंडोर्समेंट क्या होता है, तो चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। इंडोर्समेंट के क्या फ़ायदे होते हैं, तो यहाँ पे वो सीधे सीधे पॉइंट पे की बात कहता है। भाई मान लीजिए आपको एक बिल रिसीव हो गया, यानी कि आप हो ए, आपने बी को माल बेचा, बी ने आपका बिल एक्सेप्ट कर लिया। अब आपने एल नामक पर्सन के पैसे देने थे, तो आप उसको एल को कह देते हो कि ये बिल पकड़ो और 2 महीने बाद बी पे से पेमेंट ले लेना। तो आप जो थर्ड पार्टी को बिल दे देते हो अपनी लाइबिलिटीज को चुकाने के लिए, इसी को कहा जाता है इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट, या यूं कहा जाए हिंदी में बेचान करना, बिल का बेचान करना। यानी कि थर्ड पार्टी को कैश पेमेंट करने के बजाय आप उसको बिल ऑफ एक्सचेंज थमा देते हो कि ये लीजिए, हमने बी पे से पेमेंट लेनी है, आप बी पे से जाके पेमेंट ले लीजिएगा इतने समय के बाद। क्लियर? क्योंकि बिल के ऊपर प्रॉपर तरीके से उसकी जो ड्यू डेट है वो मेंशन होती है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, फिर हमारे पास कहता है रिलीफ फ्रॉम सेंडिंग रिमाइंडर्स। तो देखिए, क्योंकि हमने क्या करा, हमने बिल लिख दिया और बिल के अंदर एक टाइम ड्यूरेशन पहले से ही है, टाइम ड्यूरेशन। अब इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर टाइम ड्यूरेशन के जैसे ही समाप्त होती है, तो उसी के अंदर पर्सन को यहाँ पर ड्यू डेट पर क्या करना है, हमको हमको पेमेंट करना है। तो हमको सामने वाले की पेमेंट के लिए उसको बार बार रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं, उसको बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है, उसको बार बार नोटिस नहीं भेजने की जरूरत पड़ेगी हमको 2 महीने तक। हाँ, 2 महीने के बाद अगर नहीं होता तो तब एक अलग इशू होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उसको बार बार हमने ये याद दिलाने की जरूरत नहीं कि आपने हमारे पैसे देने हैं। जैसे कि नॉर्मल उधार में होता है, तो जब भी कस्टमर मिलता है दुकानदार को, वो उसको कहता है भाई ये पैसे देने थे तूने, लेकिन जब आपने बिल ऑफ एक्सचेंज या बिल क्रिएट कर लिए हैं, तो तब आपको इसमें इशू नहीं होगा, ये ध्यान में रखें। फिर कहता है इजी प्लानिंग ऑफ कैश ऑपरेशन। अब देखिए, एक टर्म होती है बजट, उससे समझिए आप इस चीज। बजट में जो चीजें होती हैं उसके थ्रू आप इस चीज को आसानी से समझ जाओगे। बोले क्या, आप हर महीने का अपना इनकम और एक्सपेंडिचर का अंदाजा लगाते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक बात कर रहा हूँ इधर, तो सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूँ, एग्जैक्ट सिचुएशन ये नहीं है। यहाँ पे आप देखते हो कि आपके पर्टिकुलर महीने की जो इनकम है ना, आप उसका अंदाजा लगाते हो और महीने के खर्चे। अब आपको पता है कि भी किस महीने में मुझे ज़्यादा इनकम रहने वाली है और किस महीने में मुझे ज़्यादा खर्च रहने वाला है और इनकम कम होने वाली है, तो आप अपने कैश का उसी तरीके से प्लानिंग कर सकते हो। यानी कि जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, तो मोस्टली आप उनको उसी टाइम पीरियड के दौरान करना पसंद करोगे जिस टाइम पीरियड में वो क्या हो सकते हैं, यानी हमारे पास कैश अवेलेबल हो। अब जब मुझे पता है कि भी मेरे 2 महीने बाद जो है कि भी राम पे से भी बिल का पैसा आ जाएगा, शाम पे से भी आ जाएगा, तो मैं उसकी जो कैश की प्लानिंग है वो इजीली कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज हमको हमारी कैश प्लानिंग करने में हेल्प करता है, ये अच्छे से समझ लेना। फिर कहते हैं मुद्रा का बचाव, यानी कि मुद्रा का बचाव क्या सर, देखिए इससे है ना,
हमको पर्सनली कोई बेनिफिट नहीं हो रहा होता, लेकिन इससे ओवरऑल इकोनॉमी को और आरबीआई को हेल्प मिलता है। बोले ऐसे कैसे मिलता है सर? सुनिए ध्यान से। जब भी आप कोई लेन देन करते हो, जब भी आप कोई लेन देन करते हो, तो उस लेन देन को आप कैश में करोगे या उधार में करोगे? अब अगर मान लो कि भी आप कैश में करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप कैश की यानी कि करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन अब अगर मान लीजिए आप उधार में भी कर रहे हो, तो वो आपका जो बिल रिसीवेबल है वही आपके लिए किसका, करेंसी का काम करेगा। क्लियर है? यानी कि अब जो सर्कुलेशन में जो मनी था उसकी थोड़ी सी सेविंग्स यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है? यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक काइंड ऑफ करेंसी का काम करता है। यानी कि अब हमको ज़्यादा कैश की ज़रूरत नहीं रहने वाली है। ठीक है? करेंसी ये एक्चुअली भी करेंसी नहीं है, बट एक्ट लाइक करेंसी, क्योंकि हम इसको देखो थर्ड पार्टी को इससे पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है? हम इसको बैंक से क्या कर सकते हैं, हम इसको बैंक से डिस्काउंट भी करा सकते हैं। ठीक है? और यूं कहा जाएगा भी किसी भी पर्सन को ऑथोराइज करके इसकी पेमेंट उसको दिलवा सकते हैं। तो सारे के सारे में क्या है, जहां पर इस सारे चीज़ों के अंदर कैश का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होना था, वहां पर अब सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज से काम चल रहा है। तो यहाँ पे मनी की सेविंग्स होती है, इससे पूरी की पूरी इकोनॉमी को बेनिफिट मिलता है। ठीक है? नेक्स्ट, खरीदार को सुविधा। अब यहाँ पे जो बायर होता है उसको भी इसका फायदा मिलता है। बोले क्या? क्योंकि अगर मान लीजिए कि भी बायर के पास आप बार बार रिमाइंडर भेजते हो, तो उसका भी तो दिमाग खराब होता है। ठीक है? तो वो भी जब उसको एक टाइम पीरियड फिक्स मिल जाता है, तो उसको भी यहाँ पर ज़्यादा टेंशन नहीं रहती, और वो आपके फिक्स दिए हुए टाइम के दौरान ही उसकी पेमेंट करने के लिए खुद को रेडी कर लेता है। यानी कि उसको मेंटली जो टॉर्चर एक यूँ कहा जाए कि भाई सेलर की तरफ से जो मिलना था बार बार पेमेंट के लिए फोर्स करने का, वो नहीं रहता, और उसको भी ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो देखिए, हमने पहले से ही पता किया या पहले से ही पता है कि जो बिल है ना सर, वो एक टाइम यानी कि फिक्स्ड टाइम के लिए इशू करा जाता है। फिक्स्ड टाइम, जैसे वो फिक्स्ड टाइम पूरा होता है उसके बाद हमको पेमेंट करनी होती है। ठीक है? लेकिन कहता है कि भाई फिक्स्ड टाइम पूरा होने के बाद हमको क्या करना है, तो देखिए ध्यान से भाई, द डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ द बिल बिकम ड्यू इज कॉल्ड द ड्यू डेट। कहता है वो तारीख जिस पर बिल का भुगतान करना है उसको ड्यू डेट कहा जाता है। अब फिक्स्ड पीरियड पूरा होने के बाद, ठीक है, इसमें हमको 3 दिन ऐड करने होते हैं, उनको ग्रेस पीरियड कहा जाता है भाई। ठीक है? ग्रेस पीरियड कह लो या फिर यू कहा जाए ग्रेस डेज कह लो, क्योंकि पीरियड तो लंबा होता है नॉर्मली, लेकिन ग्रेस डेज कहते 3 दिन का हमारे पास ग्रेस डे है, उसको हम ऐड करते हैं, और उसके बाद जो डेट निकलती है वही होती है हमारे पास ड्यू डेट। ध्यान दे, जैसे कि इसने यहाँ पे बात करें कि तिथि निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो भी आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है उसकी जो भी टाइम लिमिट आपने दी हुई है उसके अंदर 3 दिन अवश्य रूप से आप जोड़ लेंगे। ये 3 दिन हमारे पास ग्रेस पीरियड यानी कि ग्रेस डेज कहलाते हैं। सीधा सीधा सा मतलब। सर जी फिर भी समझे। अब कहता है कि जब आप कैलकुलेट कर रहे होगे ना ड्यू डेट, तो उसके बारे में कुछ एक पॉइंट्स है जिनको आपको रिमेंबर रखना होगा। इसका सॉल्यूशन देंगे आपको अगले कुछ स्लाइड्स में, इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि हाँ किस तरीके से फाइंड आउट करा जाता है। लेकिन उससे पहले कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनको आपको अपने दिमाग में रखना है। इफ ए बिल falls due in those months in which there is no corresponding days like 29th, 30th and 31st, ऐसा कोई भी महीना जिसके अंदर 29, 30, 31 कोई डेट नहीं है, तो उसका लास्ट डे ही मंथ का कंप्लीशन कहलाएगा। क्लियर? जैसे कि भी फैब के अंदर सिर्फ कितने 28 दिन होते हैं, और अगर मान लो कि भी कोई 1 जनवरी को अगर मान लो कोई बिल यहाँ पे लिखा गया था, तो 2 महीने के बाद, तो बोले क्या जनवरी का महीना और फरवरी का महीना, तो वो फैब की 28 तारीख को उसका जो है क्या होगा, पीरियड फिक्स है तो पीरियड एंड माना जाएगा, और फिर प्लस में 3 दिन जोड़े जाएंगे। समझ में आई बात? अगर यहाँ पर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि भाई 1 मई को ऐसा किया गया है, ठीक है, फिर जून और फिर जुलाई, ध्यान से रखोगे तो हमारे पास मई कितना, मई पूरा महीना है हमारे पास, 1 महीना, फिर ये जून का महीना पूरा है हमारे पास एक, तो जून की लास्ट डेट 30 जून। ठीक है, 30 जून उसका जो है फिक्स्ड पीरियड एंड माना जाएगा, और प्लस में 3 दिन ऐड करे जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे फैब के अंदर 28 दिन ही होते हैं, ना 29 होता,
ना 30 होता, ना 31 होता, तो इसीलिए 28 यानी कि उसके लास्ट डे को ही जो है बिल का जो है मैच्योरिटी पीरियड मान लिया जाता है, और उसके बाद उसमें 3 डेज जोड़ने के बाद ड्यू डेट फाइंड आउट करी जाती है। नेक्स्ट, अगर कोई बिल महीने की यानी कि 30 मई को और 31 मई को इशू करा गया है, ठीक है, एक महीने के लिए कैसे भी, तो कहता है कि भी उसका जो है कि भी जो लास्ट डे होगा ना वो 3 जुलाई यानी कि भी 3 दिन जोड़ने के बाद उसकी ड्यू डेट वो निकलेगी। कैसे? अब यहाँ पे वो कह रहा है कि भी अगर आपने 30 मई को ऐसा बोल दिया कि भी 30 मई को कोई बिल लिख दिया, तो आप उसको 31 मई ही मानो कि भी वो इसी महीने के एंड पे हुआ है। उसके बाद अगले महीने से काउंट यानी कि मई के बाद है ना जून। अब जून में तो 30 दिन होते हैं, तो जून की 30 तारीख ही उसका मैच्योरिटी पीरियड माना जाएगा, भले ही वो बिल 30 मई को लिखा है 31 को। और जैसे मैच्योरिटी पीरियड शुरू हुआ तो 1, 2 और 3 तारीख को उसकी ड्यू डेट घोषित कर दी जाएगी, जुलाई की 3 तारीख को। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट कहता है, इफ द ड्यू डेट फॉल्स ऑन संडे और द पब्लिक हॉलीडेज। अब मान लीजिए ये 3 जुलाई को है ना, यहाँ पे हो गया संडे, मान लीजिए, ठीक है, 3 जुलाई को संडे हो गया। अब संडे हो गया तो भाई इस दिन तो पेमेंट नहीं हो सकती, तो तब ड्यू डेट कौन सी हो जाएगी? तब ड्यू डेट हो जाएगी 2, यानी कि 2 जुलाई को बिल की पेमेंट आपने करनी होगी। क्लियर? पॉइंट नंबर 4, इफ द ड्यू डेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एन इमरजेंसी हॉलीडे। देखिए यहाँ पर तो सिंपल हॉलीडे और पब्लिक हॉलीडे बोला। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए देश के अंदर या किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, तब उस समस्या में मान लीजिए कि 3 तारीख को है ना कोई इमरजेंसी हो गई और सरकार ने अचानक से छुट्टी करी है, ठीक है, तब उस सिचुएशन में उस ड्यू डेट से अगला दिन यानी कि 4 जुलाई को क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 जुलाई को उसका मेच्योरिटी पीरियड, सॉरी यूं कहा जाए ड्यू डेट मान लिया जाएगा, एक दिन बाद। नॉर्मल छुट्टी है तो एक दिन पहले, और अगर नॉर्मल छुट्टी के बजाय एबनॉर्मल छुट्टी यहाँ पे आ जाती है तो एक दिन के बाद। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स हैं जो हमको बिल ऑफ एक्सचेंज की जो मैच्योरिटी पीरियड के बाद जो डेट ऑफ ड्यू डेट है उसको फाइंड आउट करने में हेल्प करने वाले हैं। इनको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने रखे हुए हैं इसने। इसने कहा कि कैलकुलेट द ड्यू डेट इन द फॉलोइंग केसेस। कहते हैं कि आपके सामने 1, 2, 3, 4 केसेस यहाँ पे रखे हुए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपने इनकी ड्यू डेट्स को फाइंड आउट करना है। तो पहले केस में वो कहता है कि 23 नवंबर को 2017 को हमने यहाँ पे क्या करा, 2 महीने के लिए बिल रखा। तो मैं अगर इधर बात करूँ तो 23 के बाद कब? नवंबर। 23 नवंबर से 23 दिसंबर की बात कह रहा है। समझ में आई बात? 23 नवंबर से 23 दिसंबर। एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा अभी आया। हेलो, हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे हमारे इसके बारे में, तो कहते हैं 23 नवंबर को अगर हमने यहाँ पे बिल लिखा तो 23 नवंबर के बाद उसकी जो मैच्योरिटी पीरियड हो जाएगा 23 दिसंबर, प्लस में 3 दिन जोड़ोगे आप, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 24, फिर 25 और फिर 26। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गया भाई? 26। अभी नवंबर की बात कह रहा था ना हमारे पास, तो इस नवंबर को ध्यान में रखते हुए कहते हैं जो हमारे पास है, तो इसको, सॉरी पीरियड तो 2 महीने का है ना, हाँ 2 महीने का, सॉरी 1 महीना नहीं 2 महीने का है। तो 23 दिसंबर, 23 दिसंबर से 23 हमारे पास क्या है? जनवरी। ठीक है, अब इसमें 3 डेज आप ऐड करें, तो जैसे ही 23 जनवरी होगा तो 23 जनवरी में आप 3 दिन जोड़ोगे तो आपका 23 जनवरी के बाद 24 जनवरी, फिर यहाँ पे 25 जनवरी, फिर यहाँ पे 26 जनवरी, यानी कि 26 जनवरी हमारे पास इसका ड्यू डेट है। लेकिन ध्यान दो 26 जनवरी को तो हमारा क्या होता है? गणतंत्र दिवस होता है। तो इस सिचुएशन में यानी कि रिपब्लिक डे होता है, तो यहाँ पे हो गया पब्लिक हॉलीडे।
अब पब्लिक हॉलीडे होने के कारण एक दिन पहले हम लोगों ने इसका मैच्योरिटी पीरियड सॉरी जो भी ड्यू डेट है वो माननी पड़ेगी। यानी कि इस बिल की जो ड्यू डेट है वो कितनी आ गई है, वो है 25 जनवरी 2017। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस तरीके से 25 जनवरी, अगर किन्हीं को इशू है तो दोबारा समझ लीजिए। यहाँ पे हमारे सामने जो बिल है उसके बारे में समझिए कि 30 नवंबर को हमने बिल लिखा, ठीक है। 30 नवंबर को बिल लिखने के बाद हमने कहा कि 2 महीने के लिए होगा। 30 नवंबर से सॉरी 23 नवंबर से 23 दिसंबर, और 23 दिसंबर से 23 जनवरी, यानी कि 1 महीना, 2 महीना, 2 महीने का पीरियड ओवर हो गया, ठीक है। और फिर इसमें 3 दिन ऐड कर दिए जाएंगे, यानी कि 23 के बाद 24, 25 और 26। 26 जनवरी को यहाँ पे रिपब्लिक डे है, जिसके कारण पब्लिक हॉलीडे है, तो पेमेंट इस दिन ना होकर एक दिन पहले यानी कि 25 तारीख को ड्यू डेट हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा किस तरीके से हम यहाँ पे डेट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे अगले पॉइंट पे कहता है 27 ऑफ नवंबर को। 27 ऑफ नवंबर को हमने यहाँ पे क्या करा, एक बिल लिखा है, ठीक है भाई। और इस बिल का जो मेच्योरिटी पीरियड है वो है 3 मंथ, यानी कि हमने यहाँ पे 27 नवंबर, फिर 27 नवंबर के बाद फिर 27 दिसंबर, 27 दिसंबर के बाद 27 जनवरी, फिर यहाँ पे 27 फेब। कितने महीने, 1 2 3। अब 27 फेब को जैसे ही आ गया हमारे पास, तब उस वक्त 27 के बाद प्लस में 1 किया तो 28 फेब आ गया। अब 28 फेब होते ही हमको पता लगा कि भाई यहाँ पे तो भैया ऐसे मान लो ये क्या नाम है इसका, लीप वर्ष तो है नहीं, यानी कि 365, यानी कि फरवरी में 28 दिन ही है। फिर एक और ऐड करोगे तो फिर यहाँ पे जो हमारे पास है कि भाई अगले महीने की, यानी कि फेब के बाद आता है कौन सा, मार्च। मार्च की 1 तारीख, फिर एक ऐड करेंगे तो मार्च की 2 तारीख, यानी कि मार्च 2 मार्च 2015, ये हमारे पास इसका सॉरी 16 की बात करें, ठीक है। जो है कि भाई 3 महीने का बिल ऑफ एक्सचेंज जो हमने लिखा, तो इसमें कहता है कि भाई 2 मार्च 2016 इसका मेच्योरिटी पीरियड आ गया। ये कैसे फाइंड आउट करा, आपके सामने ही है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 27 फरवरी को पूरा होता है, और प्लस में 3 दिन ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2 मार्च। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट जो भी यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे 29 मई की बात करता है, अभी आ गया ना वापस फिर से वही। बोले क्या सर, 29 मई। तो देखिए ध्यान से, इससे पहले जो पॉइंट हमारे पास था वो 31 मई और 30 मई वाला था। कभी आपके दिमाग में आ जाए कि नहीं सर यहाँ पे क्या चीज़ है, तो देखो यहाँ पे जो बिल है ना 30 मई और 31 मई की बात कह रहा है, लेकिन यहाँ पे जो बिल है वो 29 मई को लिख दिया इसने। अब 29 मई को जब बिल लिख दिया तो तब क्या होगा, तो देखिए ध्यान से, 29 मई को बिल लिखते ही कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। यहाँ पे मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्योंकि मई तो खत्म ही है, तो हमारे पास क्या हुआ, जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर। अब ये सितंबर के बाद की बात करता है, कितने महीने हो गए हमारे पास, ध्यान दे। मई के बाद यहाँ पे जो सिचुएशन, अच्छा 4 महीने के लिए है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में कहता है हमारे पास, कहता है 4 महीने के लिए इस कंडीशन को आपके सामने रखा गया है। तो जैसे ही बात करते हैं 29 मई, 29 मई से 29 जून, ठीक है, 29 जून से 29 जुलाई, 29 जुलाई से 29 अगस्त, और 29 अगस्त से 29 सितंबर, ठीक है भाई। अब 29 सितंबर में हमारे पास एक दिन जोड़ा गया, तो वहां पे जो कंडीशन आ गई वो कितनी आ गई भाई, वो सर जी हमारे पास 30 तारीख, यानी कि 30 सितंबर। 30 सितंबर के बाद फिर हमारे पास कितना आ गया, एक, फिर हमारे पास 2, ठीक है भाई। 2 तारीख को इसका मेच्योरिटी पीरियड है, लेकिन ध्यान दो कौन सा आ गया हमारे पास, इस दिन को हमारे पास, सॉरी सॉरी 4 महीने है ना, जून, हाँ, 1 2 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। मई के बाद 29 जून, 29 जुलाई, 29 अगस्त, 29 सितंबर, ठीक है। मई, हाँ मई।
तो ये हमारे पास 2 सितंबर की सिचुएशन आ गई। नहीं यार, सितंबर नहीं आना चाहिए। 1 मिनट, 30 मई, मई को लिखा, 29 मई, 29 जून। ठीक है, अब यहाँ पे 29 जून के बाद, फिर 29 जून के बाद जुलाई। ठीक है, जुलाई के बाद फिर 29 अगस्त। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। ठीक है, और उसके बाद फिर आ गया आपका सितंबर। कब? 29। ठीक है, तो सितंबर के बाद फिर आपका 30, फिर 1, फिर 2। जी हाँ, ये अक्टूबर का महीना, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये अक्टूबर का महीना आपका है। तो इसके अंदर देखिए, अभी भी बिल्कुल थोड़ा सा मुझे डाउट लगा था, क्योंकि यहाँ पे अक्टूबर का सिस्टम होना चाहिए, तो वो थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो रहा था बार बार। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कहता है 29 मई से 29 जून, फिर 29 जुलाई, फिर 29 अगस्त तक। तो 3 महीने, 4 महीने हमारे पास हो चुके। 1 महीना तो हमारे पास इधर ही हो गया। 2 महीना हमारे पास जो है कि भाई इधर हो गया। तीसरा महीना महीना इधर, और उसके बाद चौथा महीना इधर। 4 महीने पूरे। अब 29 में एक जोड़ोगे तो 30 सितंबर। 30 सितंबर के बाद फिर एक जोड़ोगे तो हमारे पास 1 अक्टूबर। फिर से एक दिन जोड़ोगे तो हमारे पास 2 अक्टूबर। तो हमारे पास पता लगा कि सर जी 2 अक्टूबर को तो पब्लिक हॉलीडे है, यानी कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती। तो इसीलिए जो पेमेंट है ना वो कब होगी? 1 अक्टूबर को। यानी कि जो 29 मई को बिल लिखा 4 महीने के लिए, उसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो हमारे पास कितना आ गया? वो हमारे पास 1 अक्टूबर आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो अगला स्टेप है, अगला पॉइंट है, वो कहता है 13 जुलाई को एक बिल लिखा है भाई। कब? 13 जुलाई को। ये है दिन में, कि डेज की बात कह रहा है कि 30 दिन के लिए बिल लिखा है हमने। कब लिखा? 13 जुलाई को। ठीक है सर, तो इसका क्या करेंगे? तो आपने अभी तक तो मंथ से मंथ चले, अभी आप डेज में काउंट करोगे। ठीक है भाई, कितने में काउंट करोगे? डेज में। तो यहाँ पे वो कहता है कि 13 जुलाई, 13 जुलाई को उसने यहाँ पे लिखा है। जुलाई के बाद अब इसमें 30 दिन ऐड करोगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं जुलाई जो हमारे पास है वो कितने का होता है? 31 दिन का होता है। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं 13 घटा देता हूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास? या यूं कहा जाएगा भी 30 ऐड करने हैं भाई हमने तो 17 और 1 18 दिन तो यही हो गए सीधे। ठीक है, 18 और बच्चे कितने हमारे पास? 12। यानी कि जो हमारा अगला महीना है वो लगभग लगभग इसमें काउंट ये 13 भी करा जाता है भाई, ध्यान में रखें। ठीक है, मैंने यहाँ पे 13 के बाद रखा है इसको इसीलिए। तो यहाँ पे उन 19 डेज तो इसी के अंदर हो गया। अब यहाँ पे प्लस में कितना? 90 के बाद 11 दिन और ऐड करेंगे, तो 19 दिन तो हमारे पास किसके? जुलाई के। और 11 दिन किसके? हमारे पास कितने? जुलाई के बाद अगस्त, 11 दिन अगस्त के। ठीक है, 11 दिन अगस्त के। अब 11 में +3, यानी कि 11 अगस्त में 3 जोड़ोगे तो फिर 12, 13 और 14, यानी कि 14 अगस्त इसका क्या हो जाएगा? ड्यू डेट आ जाएगा। इस तरीके से हम अपने बिल ऑफ एक्सचेंज को यहाँ पे क्या करेंगे? उसकी ड्यू डेट फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पे क्लियरिफिकेशन के लिए मैं दोबारा से इसको साफ कर देता हूँ, दोबारा आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। ये क्या कहता है इधर? ये कहता है देखिए, एक जो बिल है वो 13 जुलाई को लिख दिया गया। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को इसीलिए लेके आया था मैं साथ में आपके सामने, ताकि आपको पता लगे कि 13 जुलाई। तो यहाँ पे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, फिर यहाँ पे 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। तो अब देखो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी कि 19 दिन तो आपके हो गए किसके भाई? जुलाई के। टोटल कितने दिन के लिए बिल रखा? 30 दिन। अब 30 में से 19 गए तो बचे कितने? 11, यानी कि जो अगस्त है उसकी 11 तारीख को आपका मेच्योरिटी पीरियड हो जाएगा। अब उस 11 अगस्त में प्लस करेंगे आप 30 दिन, तो 11 और 3 14, यानी कि 14 अगस्त जो है वो आपका क्या हो जाएगा? ड्यू डेट। उम्मीद करता हूं आपको महीने वाला और डेज वाला दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है? बहुत अच्छे। अब चलो आगे चलते हैं। वो कहता है नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे,
कहता है जी हमारे पास जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना उसके सिंपल टाइप्स की बात करता है। तो कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज आपके पास यहाँ पे दो तरीके के देखने को मिलते हैं। पहला आपका ट्रेड बिल होता है और दूसरा आपका अकोमोडेशन बिल होता है। ट्रेड बिल का मतलब क्या होता है? तो देखिए व्हेन ए बिल इज एक्सेप्टेड टू सेटल ए ट्रेड डेबिट इज कंसिडर एज ट्रेड बिल, यानी कि जो भी आपका उधार में क्रय विक्रय हो रखा है उसको अगर यहाँ पे आप एडजस्टेड करना चाह रहे हो, सेटल करना चाह रहे हो, तो उसके लिए जो बिल बनाया है ना वो तो आपका ट्रेड बिल है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे कहता है दीज बिल्स में बी एक्सेप्टेड विदाउट एनी कंसिडरेशन, इनके बदले कोई पेमेंट नहीं हो रखी होती, कोई सामान नहीं दिया जा रहा होता, ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को फाइनेंशियल एड देने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल एड देने के लिए ये बिल तैयार करे जाते हैं। इन बिल्स को अकोमोडेशन बिल्स या काइट या विंड मिल के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान में रख लेना, ये तीनों नाम आपको इसके याद होने चाहिए, पता होना चाहिए। इनको जो अकोमोडेशन बिल है तो कहते हैं इनको, इसके साथ साथ इनको काइट और यूं कहा जाए विंड मिल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, अब मेथड्स टू कैलकुलेट द ड्यू डेट। अब ड्यू डेट को यहाँ पे फाइंड आउट करने के क्या तरीके हैं? अब ड्यू डेट में फाइंड आउट करने के तरीके की बात क्या कह रहा है सर? बोले हमने ड्यू डेट कैलकुलेट तो करनी है, लेकिन उसके जो डेज है ना वो कब से शुरू करने हैं कैलकुलेट, उसका मैच्योरिटी पीरियड की स्टार्टिंग कहां से करें हम कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे वो तीन ऑप्शन दे रहा है आपके सामने, कहता है बिल्स एट साइट, बिल्स आफ्टर डेट और बिल आफ्टर साइट। चलिए एक एक को समझते हैं। बिल एट साइट, इट मीन्स पेबल ऑन डिमांड, यानी कि जब भी मान लीजिए आपके पास कोई बिल रिसीवेबल है तो उसका पेमेंट आप तभी ले लोगे जब आप उसकी डिमांड करोगे, यानी कि जब आप किसको दिखाओगे, उस पर्सन को जिस पे से आपने पेमेंट लेनी है उसको जब भी आप डिमांड करोगे उसकी पेमेंट आपको मिल जाएगी। और अगर इफ नो टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन्ड इन द बिल इट इज पेबल ऑन डिमांड, दिस काइंड ऑफ बिल्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू डे ऑफ ग्रेस। तो इस तरीके के जो बिल होते हैं ना, यानी कि बिल एट साइट अगर कोई है तो उसमें 3 दिन का जो ग्रेस पीरियड ऐड कर रहे थे हम वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप इसको अपने जो है कि भी यूँ कहा जाए कि क्रेडिटर के पास डेटर के पास लेके जाओगे, डेटर ने उसी दिन इसकी पेमेंट करनी होगी, इसीलिए इसको मांग पर दे बिल भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, बिल आफ्टर डेट, इसको समझ लीजिएगा ये क्या कहता है। व्हेन अ बिल इज पेबल एट अ फिक्स्ड पीरियड इज कंसिडर एज आफ्टर डेट। तो कहता है कि जो भी कोई बिल है जिसकी पेमेंट एक फिक्स्ड पीरियड के बाद करनी होती है उसको हम आफ्टर डेट कहते हैं। द पीरियड बिगिंस टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ द बिल। कहते हैं जिस दिन बिल लिखा, यानी कि अभी हमने जो एग्जाम्पल्स करे थे पीछे, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स में जो डेट हम लोगों ने काउंट करी थी वो उसी दिन से काउंट करी जिस दिन बिल लिखा गया था। क्लियर है, जिस दिन बिल लिखा गया था उसी दिन से हमने काउंटिंग शुरू कर दी थी डेज की या मंथ्स की। तो इसीलिए इन बिल्स को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इन बिल्स को हम कहते हैं आफ्टर डेट। ठीक है, और इसके अंदर फिर हमने यहाँ पे 3 दिन का जो ग्रेस टाइम है वो भी ऐड किया था, यानी कि मेकिंग डेट से लेकर मेकिंग डेट से ही मैच्योरिटी पीरियड कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना। तो ये वो बिल है और प्लस में 3 डेज, ये हमारे पास बिल आफ्टर डेट है। अब कहता है बिल आफ्टर साइट, ये क्या कहता है, व्हेन ए बिल इज पेबल एट अ फिक्स्ड पीरियड आफ्टर साइट द पीरियड बिगन टू द रन फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्सेप्टेंस। यहाँ पे क्या कहता है, भाई आपका जो बिल है जिस दिन बना आपने वहां से मैच्योरिटी पीरियड काउंट करना शुरू नहीं करना। जिस दिन आपका बिल एक्सेप्टर यानी कि बायर ने एक्सेप्ट कर लिया ना, यूं कहा जाए बायर ने उसके ऊपर अपने साइन कर दिए, ठीक है, उसी दिन से आपने मैच्योरिटी पीरियड को काउंट करना शुरू कर देना है। जैसे कि मान लीजिए आपने बिल लिखा 23 तारीख को, लेकिन जो बायर होता है उसके पास वो 27 तारीख को पहुंचा और बायर ने उसके ऊपर 30 तारीख को साइन करे, तो मैच्योरिटी पीरियड 30 तारीख से शुरू करना है गिनना। ठीक है, इसके अंदर यानी कि आफ्टर साइट के अंदर। अब यहाँ से क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन बनते हैं इधर
वो 3 स्टेटमेंट, अब मैं तीनों स्टेटमेंट आपके सामने रख देता हूँ, आपको एक काइंड ऑफ बिल दे देगा। कहता है एक बिल जो कि 30 जैसा मैंने अभी लिखा आपके सामने, 23 तारीख को यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया, सॉरी बनाया गया, और उसका जो 30 तारीख को सिग्नेचर एक्सेप्ट कर लिया गया, जो एक्सेप्टर द्वारा उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, तो उसका मेच्योरिटी पीरियड कहता है कि भी हमारे पास 30 तारीख से कैलकुलेट करना है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है? तो बिल आफ्टर साइट। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पहले भी कई बार देखने को मिले हुए हैं। ये सिंपल सिंपल पूछ लेगा, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज बिल आफ्टर साइट, विच इज बिल आफ्टर डेट, और विच इज बिल एट साइट। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो कैसे करना होता है, तो इसके बारे में बात कर लें। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं और जानते हैं कि जो डिफरेंट यूजर्स या यूजेस ऑफ बिल रिसीवेबल है वो क्या है। तो सबसे पहले तो देखो, मैं बात कर रहा हूँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन अलग अलग कंडीशन में करना होता है हमें। सबसे पहली कंडीशन कहते हैं कि हम मैच्योरिटी डेट तक उस बिल को अपने पास रखेंगे। ठीक है, अपने ही पास, यानी कि मेकर ने बिल बनाया, एक्सेप्टर के पास भेज दिया, एक्सेप्टर ने साइन करे और वापस मेकर के पास वो बिल भेज दिया। अब मेकर उसको एंड टाइम तक अपने पास रखेगा, तब उस वक्त कौन सी जर्नल एंट्रीज हमको करनी पड़ेंगी, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। फिर ही मे डिस्काउंट इट विद द बैंकर बिफोर द डेट ऑफ मेच्योरिटी। तो मैं आपको पहले कह चुका हूँ डिस्काउंटिंग फैसिलिटी को, इसको पढ़ा था हमने इसके फीचर्स के अंदर। तो अगर मान लो जो मेकर है उस बिल को बैंक से डिस्काउंटेड करा लेता है, ठीक है, बैंक से डिस्काउंटेड करा लेता है, तो कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज हमको करनी पड़ेंगी। फिर यहाँ पे ही में एंडोर्स इट टू सम अदर पार्टी बिफोर द डेट ऑफ मेच्योरिटी, कि अगर मेकर इस बिल को मेच्योरिटी डेट आने से पहले ही एंडोर्स कर दे, यानी कि थर्ड पार्टी को इस बिल के थ्रू पेमेंट कर दे, तब उस कंडीशन में कौन सी जर्नल एंट्री क्रिएट करनी पड़ेंगी, तो वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। और फिर लास्ट में जब कहता है कि भी हम लोग इस बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेज देते हैं, तो तब कौन सी जर्नल एंट्रीज हमको करनी पड़ती है, इन कॉन्सेप्ट में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला कहता है व्हेन अ बिल इज रिटेन बाय द ड्रॉयर और द मेकर इन हिज ओन पोजेशन टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी, तब उस सिचुएशन में हमको कौन सी जर्नल एंट्रीज करनी पड़ती है। तो देखिए, सबसे पहला आपके सामने है, कहता है जब भी कोई सामान बेचा जाता है तो सामान बेचने की एंट्री है सेलर की बुक्स में और ये बायर की बुक में। आप इस सेलर को इधर मेकर कह सकते हो और इसको आप एक्सेप्टर कह सकते हो। मैंने इनको स्पेसिफिकली नाम नहीं दिए जानबूझकर, ताकि आपके दिमाग में सेलर और बायर फिट रहे, ताकि क्योंकि अगर मैं एक्स वाई इधर रख दूंगा तो आप एक्स वाई में उलझ जाओगे, मैं यहाँ पे ए बी लिखूंगा तो ए बी में उलझ जाओगे। लेकिन अगर मैं बार बार सेलर और बायर का इस्तेमाल करूंगा तो वहाँ पे फिर चाहे एक्स वाई हो, चाहे एल एम हो, चाहे ए बी हो, चाहे जेड एक्स हो, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिंपल टर्म्स यानी कि सेलर और बायर का ही इस्तेमाल किया है सभी जर्नल्स के भी अंदर भी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जब माल बेचा जाता है तब उस वक्त सेलर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेगा, उसने माल बेच दिया किसको, बायर को, तो बायर अकाउंट डेबिट टू सेल। बायर अपने यहाँ पे क्या लिखेगा, बायर लिखेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू सेलर। ध्यान दे, ये सेल नहीं है, सेलर है। ठीक है, नेक्स्ट, जब बिल एक्सेप्ट कर लिया जाता है, यानी कि पर्टिकुलर पर्सन ने बिल लिख दिया और एक्सेप्टर से एक्सेप्टेंस ले ली और उसके बाद रिसीव हो गया, तो जब बिल प्रॉपरली एक्सेप्ट होके हमारे पास आ जाता है, तब उस वक्त जो जर्नल एंट्रीज हमको करनी पड़ती हैं वो कहता है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बायर, यानी कि बायर ने बिल एक्सेप्ट करके हमको दे दिया। और बायर अपनी बुक्स में क्या लिखता है, सेलर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल, यानी कि सेलर को हमने यहाँ पे, या सेलर का जो बिल है वो हमने एक्सेप्ट कर लिया, वो अपने बुक्स में ये चीज लिखता है। फिर उसको मेच्योरिटी पीरियड तक आप अपने पास ही रखोगे, और जैसे ही मेच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाएगा तो फिर तो आप उसको बैंक में लगाओगे कलेक्शन के लिए। तो जब आप उसको बैंक में लगा देते हो तब क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि सेलर क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, के बैंक में पैसा आ गया, कहाँ से आया, बोले बिल रिसीवेबल से आया। ठीक है, और यहाँ पे बायर जो है पेमेंट कर देता है, तो उसके लिए यहाँ पे बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये पहला कंडीशन है जिसके अंदर यहाँ पर जो भी पर्सन है जो बिल बना रहा है वो उस बिल को अपने पास होल्ड करके रखता है जब तक उसका मैच्योरिटी पीरियड पूरा नहीं हो जाता, और उसके बाद ही उसको बैंक में इन कैश करा लेता है।
जनरल एंट्रीज वगैरह आपको समझ में आ चुकी होंगी। यहाँ पर वो सीधा सीधा आपसे करेगा, कहता है कि इफ द बिल इज रिटेन बाय द ऑनर या बाय द ड्रॉयर, व्हाट काइंड ऑफ जर्नल एंट्रीज यू हैव टू मेड। तब आपके सामने यही सारे की सारी जर्नल एंट्रीज होंगी जो आपने करनी है। सबसे मेन एंट्री आपके पास ये दो हैं, ठीक है, ये दो जर्नल एंट्रीज आपके पास है, ठीक है। वो पूछ सकता है, कहता है कि मेच्योरिटी पीरियड के बाद जब पेमेंट करती है तो जो आपका बायर है वो अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री करेगा, तो वो ये करेगा जब पेमेंट करेगा की बात है, ठीक है। बिल को एक्सेप्ट होने के बाद रिसीव होने पर सेलर अपने बुक्स में कौन सी एंट्री करेगा, तो वो ये करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बायर। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, जब एक बिल है उसको अगर कोई सेलर बैंक से डिस्काउंटेड करा लेता है तब क्या होगा। तो देखिए, व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, जब बैंक से उसको डिस्काउंटेड करा लिया जाए तो क्या, तो सबसे पहला, व्हेन सेलर डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम द बैंक, तो पहले पॉइंट पे यहाँ पे जो सेलर है भाई ध्यान में रखें, पहला कॉलम सेलर का है, दूसरा कॉलम हमारे पास बायर का है। यहाँ पे कहता है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। भाई जब मैं उस बिल को अपने पास रखूंगा, देखो शुरुआती जर्नल एंट्रीज तो हमारे पास ये दोनों सेम रहेंगी, ठीक है, ये दोनों के दोनों। यहाँ पे इस तीसरी एंट्री की बात हो रही है बस। तो देखिए चीजें वही हैं लेकिन थोड़ा सा चेंज। मैंने वो चेक बैंक में लगाया लेकिन मेच्योरिटी पीरियड से पहले लगाया है सर, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बैंक डिस्काउंटेड जरूर करेगा, आपको पेमेंट दे देगा टाइम से पहले, लेकिन एक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, उसी को हमने यहाँ पे डिस्काउंट चार्ज के रूप में रखा, ठीक है। मान लीजिए 10,000 रुपये का बिल था, उसको बैंक में लगाया तो बैंक बोला भाई मैं यहाँ पे 5% इंटरेस्ट लगाऊंगा काट के फिर आपको पैसे दूंगा, तो मैंने कहा ठीक है ओके। तो यहाँ पे 10,000 का 5% कितना होगा, जीरो से जीरो गया, फिर हमारे पास 500 रुपये, यानी कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना आ गया, मेरे बैंक अकाउंट में आ गया कितना भाई, 95 गुना में 100, यानी कि 500 कम रुपए, यानी कि 9500। 500 रुपये मेरे बैंक चार्जेज हो गए और बाकी यहाँ पे बिल रिसीवेबल में से कितना गया, तो बोले 10,000, ठीक है। बायर की बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं, उसने डिस्काउंटेड करा लिया कि नहीं करा लिया, बायर को इससे कोई मतलब नहीं। बायर तो लास्ट में बस पेमेंट करेगा और उसके लिए सिंपल एक ही जनरल बार बार रिपीट होएगी, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बार बार, ठीक है। यानी कि व्हेन द बायर पेज ऑफ द अमाउंट ऑन ड्यू डेट, जब वो पे कर देगा तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आ गई हो। अब नेक्स्ट, पहचान करना, इंडोर्समेंट करना। तो देखिए मैं आपको पहले कह चुका हूं, अगर आप ए हो और आपने बी को माल बेचा तो बी ने माल के बदले आपका बिल एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, बिल एक्सेप्ट कर लिया। अब मान लो कि भी आपने एम को पेमेंट करना था, एम ने डिमांड करी मेरे पैसे दे दो, आपने जो बिल बी से एक्सेप्ट करा वही बिल आपने इसको दे दिया, लो भाई। यानी कि थर्ड पार्टी की लाइबिलिटीज को चुकाने के लिए आपने उसको बिल ऑफ एक्सचेंज पकड़ा दिया, ठीक है। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज एम को देने पर आप क्या एंट्री करोगे, यानी कि सेलर अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, तो व्हेन सेलर जो इंडोर्स द बिल, इंडोर्स करेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, इंडोर्सी, इंडोर्सी वो पर्सन जिसको बिल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडोर्सी कौन है, मेरे हिसाब से तो एम है, तो यहाँ पे वो करेगा इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, यानी कि बिल को हमने क्या कर दिया, इंडोर्स कर दिया। बायर के लिए इसमें कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बायर को कोई मतलब नहीं है, सेलर उस बिल को मैच्योरिटी पीरियड से पहले अपने बैंक से डिस्काउंटेड करा लेता है या किसी थर्ड पार्टी को इंडोर्स करता है, सेलर को इससे, बायर को इससे कोई मतलब नहीं। अब जो इंडोर्सी है जिसको बिल मिला है वो यहाँ पे क्या करेगा, वो उस बिल को अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में शो करेगा, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कहता है टू इंडोर्सर, ठीक है भाई, इंडोर्सर यानी कि वो व्यक्ति जिसने बिल दिया है। इन शॉर्ट इंडोर्सर कौन है इधर, सेलर है, या यूं कहा जाए मेकर है। इंडोर्सी कौन है, वो व्यक्ति जिसको बिल दिया गया है, जिसने दिया है वो इंडोर्सर और जिसको मिला है वो इंडोर्सी, क्लियर है। तो सेलर की बुक्स में एंट्री हो जाएगी और इंडोर्सी। फिर अगले पॉइंट पे कहता है जब जो बायर है वो पे ऑफ कर देता है इसकी कंप्लीट अमाउंट को, तो बायर अपनी बुक्स में करेगा बिल पेबल टू बैंक, हर बार के यही हो रहा है, और इंडोर्सी को वो पेमेंट मिलेगा अभी तो वो क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल,
उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, व्हेन बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू द बैंक, जब यहाँ पे बिल को है ना, देखिए मैच्योरिटी पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड तक आपने उसको होल्ड पे रखा, उसकी ट्रांजैक्शन आप लोगों ने समझ ली। अब यहाँ पे कहता है मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद जब आप उसको बैंक में कलेक्ट, या उससे पहले ही बैंक में कलेक्शन होने के लिए भेज दो, तब उस वक्त क्या ट्रांजैक्शन होगी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेलर की बुक्स में होंगी। वो कैसे, जब वो बिल को बैंक के पास भेजेगा तो वो क्या करेगा, एक जर्नल एंट्री करेगा अपने पास, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, यानी कि जो बिल रिसीवेबल्स हैं उनको कलेक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया इधर। और जब इसका पैसा रिसीव हो जाएगा तब वो क्या करेगा, तब कहेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, यानी कि यहाँ पर जो बिल है वो बैंक में डिपॉजिट करा दिए, और यहाँ पर जो एंट्री है इसका मतलब इन बिल्स का पेमेंट हमको रिसीव हो चुका है। तो ये बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन टू द बैंक के जर्नल एंट्रीज है, ये समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कहता है रिटायरिंग ए बिल अंडर रिबेट। देखिए क्या कहता है, इस रिबेट को भी अभी के लिए थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, सिंपली फोकस करो रिटायरिंग। रिटायरिंग क्या होता है तो देखिए ध्यान से, जब ए ने एक बिल बनाया और बी के उस पर सिग्नेचर करा लिए, और ए ने उसको कहा भाई आप एक काम करना, बोले क्या, 2 महीने के बाद पेमेंट कर देना, लेकिन बी का जो जल्दबाजी है वो रुकी नहीं और उसने पेमेंट 1 महीने के अंदर अंदर कर दी। अब बिल के ऊपर जो डेट है वो तो 2 महीने की है, लेकिन बिल जो पेमेंट है वो 1 महीने के अंदर ही आ गई। तो जो एक्स्ट्रा 1 महीना बचा उस टाइम पीरियड के लिए उस बिल को क्या करना होगा, एंड करना होगा, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है रिटायरिंग द बिल। In short, if the acceptor make the payment of the bill before the due date, it is called retiring the bill. In this situation, the seller or the holder of the bill allows a discount. This discount is जो है called rebate. तो ऐसे सिचुएशन में जब टाइम से पहले पेमेंट आ जाती है तो जो सेलर होता है या जो आपका बियरर होता है किसका, बिल ऑफ एक्सचेंज का, तो वो बायर को एक डिस्काउंट देता है, और उसी डिस्काउंट को हम यहाँ पे रिबेट कहते हैं, छूट कहते हैं। ठीक है, छूट कहते हैं। इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो भाई, सेलर को पेमेंट मिल गई, बोले हाँ, वो कह सकता है कि यहाँ पे 10,000 रुपये का बिल था, टाइम से पेमेंट करने की वजह से 2,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक में कितना आया, बैंक में आया कितना, 8,000, 2,000 रुपये हमारे पास जो भी आपका रिबेट पे चला गया, और बाकी हमारा जो बिल रिसीवेबल के अंदर 10,000 रुपये का इस सेलर की बुक्स में। बायर अपने बुक्स में क्या करेगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, बिल पेबल के अकॉर्डिंग कितना दिया उसने, उसने दिया 10,000, उसमें से उसने नकद कितना दिया उसको, उसने नकद दिया 8,000, और उसको फायदा कितना हुआ ब्याज का, 2,000, यानी कि टाइमली पेमेंट करके उसने 2,000 रुपये बचा लिए। तो ये ट्रांजैक्शन हमारी दोनों तरफ रहने वाली है। तो रिटायरिंग ए बिल एक सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आगे भी आएंगे तो आपको तब क्लैरिफाई कर दूंगा। नेक्स्ट, डिसऑनर्ड ऑफ ए बिल। बिल को डिसऑनर्ड का मतलब अनादरित हो जाना, अनादरित मतलब बेइज्जत हो जाना। अरे आपने बिल बैंक में लगाया तो पर्टिकुलर पर्सन जिसने पेमेंट करनी थी उसने रिफ्यूज कर दिया, मैं नहीं देता, तो उसको कहा जाता है बिल का डिसऑनर्ड होना, या कोई भी और भी कारण हो सकते हैं ऐसा होने के, लेकिन मेनली क्या होता है, मेनली हमारे पास जो एक्सेप्टर होता है वो पेमेंट देने से मना करता है, किसी भी कारण से उसके पर्सनल रीजंस यहाँ पे हो सकते हैं। तो इस सिचुएशन में इसको कहा जाता है बिल का डिसऑनर्ड होना। क्लियर है, बोले हाँ जी। अब कहता है व्हेन द एक्सेप्टर ऑफ द बिल रिफ्यूज टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। जब आपका जो यू का जो एक्सेप्टर है वो मैच्योरिटी पीरियड आने पर, बिल की मैच्योरिटी पीरियड आने पर पेमेंट करने से मना कर देता है, तो उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, डिसऑनर्ड ऑफ द बिल, यानी कि बिल का अनादरित हो जाना। अब यहाँ पे बात करें जब अनादरित होगा या यूं कहा जाएगा भी, यूं कहा जाएगा पेमेंट नहीं मिलेगी, तो जो बैंक है, जो बैंक है, सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर बाद में आता हूँ नोटिस चार्जिंग पर। जो बैंक है, मान लीजिए आपने चेक लगाया बैंक में, चेक अगर बाउंस होता है तो फिर भी एक फीस तो कटती है ना बैंक से, 25 से 30 रुपया तो फिर भी आपका कटे जाता है। तो वैसे ही
जब बिल आपने इशू करा, आपने सामने वाली पार्टी की एक्सेप्टेंस ले ली, और बाद में अगर सामने वाली पार्टी अपनी एक्सेप्टेंस से मुकरती और आपको पेमेंट नहीं करती, ठीक है, तब उस सिचुएशन में आप क्या करोगे या क्या होता है, तब एक एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर छोटी सी फीस जो है ना वो किस पे से, बायर पे से ली जाती है या एक्सेप्टर पे से ली जाती है। ठीक है, इनिशियली तो इसकी पेमेंट वही पर्सन करेगा जिसके पास वो बिल था या जिसने जिसने भी वो बिल वहां पे लगाया था। इनिशियली पेमेंट वो करेगा, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उस नोटिंग चार्ज को पे करने की जिम्मेदारी किसकी है, वो हमारे पास है एक्सेप्टर की। तो क्या है बिन नोटिंग चार्जिंग, तो इट इज ए स्मॉल फीस विच इज चार्ज बाय द नोटरी पब्लिक। कहते हैं कि एक छोटी सी फीस होती है जो कि नोटरी पब्लिक द्वारा चार्ज करी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है सर, तो दीज चार्जेस आर पेड बाय द होल्डर और द या ऑफ द बिल बट अल्टीमेटली रिकवर्ड फ्रॉम द एक्सेप्टर। ठीक है सर। अब कहता है नोटरी पब्लिक यहाँ पे क्या है, तो एक व्यक्ति है भाई जो कि कोर्ट द्वारा अपॉइंट करा जाता है, और उसका काम क्या है, उसका काम है एक्सेप्टर के सामने बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रेजेंट करना कि लो भाई हमारे जो बैंक है उसके अंदर बंदे ने यहाँ पे डिमांड डाली है, या उसके अंदर जो है कि पर्सन चीज जो बिल की पेमेंट की टाइम आ गया है, लेकिन पर्टिकुलर पर्सन अगर मान लो मना कर देता है, तो तब जो पर्सन यहाँ पे ये बिल ऑफ एक्सचेंज बायर के पास लेके गया, वो ही एक स्पेसिफिक जो चार्ज है वो काटता है, और उसी चार्ज को हम यहाँ पे नोटिंग चार्जेस कह देते हैं। यानी कि एक काइंड ऑफ जुर्माना कह सकते हो, फाइन कह सकते हो, जो कि यहाँ पे लगाया जाता है कब, डिसऑनर होने पर बिल के। अब कहता है डिसऑनर पे जो जनरल एंट्रीज है ना वो क्या होती है उनको समझ लो। तो देखिए नॉर्मल वो हर बार की स्टार्टिंग है ना ट्रांजैक्शन से करता है, तो मैं उसको बार बार स्किप कर रहा हूँ। पहले पॉइंट में मैंने करा दिया था ट्रांजैक्शन कैसे होती है। तो इधर कहता है व्हेन बायर रिफ्यूज टू पे द बिल ऑन ड्यू डेट। कहता है जब बायर बिल की अमाउंट को ड्यू डेट पर पे करने से मना करता है, तो मेरा बस का नहीं है, मैं नहीं देना, तब उस सिचुएशन में सेलर और बायर अपने यहाँ पे क्या करें। तो यहाँ पे जो सेलर है ना वो क्या करता है, वो कहता है बायर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। यानी कि भाई उसने पेमेंट को रिफ्यूज कर दिया, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं वापसी उस पे उसको जो बायर को यहाँ पे वो बिल ऑफ एक्सचेंज वापस कर दूंगा, ले भाई तेरा तो बिल नहीं चला। अब बायर क्या करेगा, क्योंकि बायर को पेमेंट या जो बिल है वो वापस रिसीव हो रहा, तो वो क्या करेगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू सेलर। ठीक है। और जब यूं कहा जाए व्हेन सेलर पेज द नोटिंग चार्जेस, कहते हैं सेलर ने नोटिंग चार्जेस पे कर दिए, तो वहां पे वो क्या करेगा, बायर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसके अंदर जो अमाउंट है प्लस नोटिंग चार्जेस दोनों शामिल है, ध्यान में रख लेना। ठीक है। और उसके बाद कहता है जब बायर के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करता है नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू सेलर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके होंगे। अब नेक्स्ट, रिन्यूअल ऑफ ए बिल क्या होता है, तो व्हेन ए बायर डिड नॉट एबल टू पे द बिल अमाउंट एंड ही अर्ज टू द सेलर टू क्रिएट ए न्यू बिल। मान लीजिए ए ने एक बिल बनाया, ठीक है, बिल बनाया और बी को सौंप दिया। अब बी ने 2 महीने बाद इस अमाउंट को पे ऑफ करना है। कितने महीने बाद, 2 महीने बाद। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन है 2 महीने बीत गए, लेकिन अब जो है ना कि जो पर्टिकुलर पर्सन बी है वो इसको रीपे नहीं कर पा रहा है, या यूं कहा जाएगा कि इसकी पेमेंट नहीं कर पा रहा। तब उस सिचुएशन में वो ये कहेगा भाई इस पुराने बिल को तो कर दे कैंसिल, अब तू एक नया बिल बना दे महीना के लिए, 2 महीना के लिए। और ये नया बिल बनाना ही कहलाता है रिन्यूअल ऑफ द बिल। पुराने बिल को खत्म करके नया बिल यहाँ पे बनाया जाएगा, और उसी प्रोसेस को यहाँ पे रिन्यूअल ऑफ द बिल कहा जाता है। इसका फायदा क्या होगा सर, तो देखिए जो भी हमारे पास ओल्ड बिल की अमाउंट थी उसके ऊपर एक सर्टेन परसेंट से इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा, किसके द्वारा, सेलर के द्वारा। सेलर कहेगा भाई मैं नया बिल तो बना दूंगा, लेकिन पिछले जो बिल है उसका ब्याज कौन भुगतेगा, तो उसका ब्याज भुगतेगा कौन, बायर। क्लियर, हाँ जी सर। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करता है, वो कहता है जर्नल ऑन रिन्यूअल ऑफ द बिल्स, कि जो भी आपके बिल्स हैं उनको जब रिन्यू करते हो तो आप पे कौन सी जर्नल बनती है, तो कहता है व्हेन इंटरेस्ट पेज टू द सेलर। जब जो सेलर होता है उसको ब्याज मिलता है, तब उस सिचुएशन में ब्याज कहाँ मिलेगा, कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्लियर। बायर क्या लिखता है, उसको बायर लिखता है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ आई। इफ बायर नोट पे द इंटरेस्ट, अगर बायर इंटरेस्ट पे नहीं करता तो तब हम क्या करेंगे,
तब हम सिंपल से वे में कहते हैं बायर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। पहले देखो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट था, अब क्योंकि पेमेंट नहीं करी तो हम यहाँ पे बायर को ही इन्वॉल्व कर लेंगे इसके अंदर, बायर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, यानी कि बायर ने इतने पैसे हमारे देने हैं ब्याज के रूप में। और बायर क्या करेगा, बायर अपने बुक्स में तो कहता है कि भाई देखो अगर यहाँ पे वो बिल की पेमेंट सॉरी इसकी पेमेंट नहीं करता है इंटरेस्ट की, तब तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सेलर, भाई हाँ सेलर को हमने इतने रुपए जो है इंटरेस्ट के रूप में देने हैं, ठीक है। और कहता है कि व्हेन ए बिल न्यू बिल एक्सेप्टेड बाय बायर, तब उस सिचुएशन में बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बायर, और सेलर की बुक्स में बिल सेलर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल। ये एंट्री वही है जो बिल्कुल इनिशियली हम लोगों ने करी थी, तो ध्यान दे कैसे कहाँ पे करी थी, तो यहाँ पे करी थी भाई, आप थोड़ा सा ध्यान में रख लिया करो, बढ़िया रहोगे। तो यहाँ पे देखिए बिल जब किया था तो उसने क्या बताया था, तो कहता है हमारे पास भाई ये रहा व्हेन गुड्स आर सोल्ड, तो यहाँ पे सोल्ड कर दिया था माल। जब बिल की बात आई थी शुरुआत में तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बायर, और यहाँ पे सेलर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल, यानी कि जो भी एक्सेप्टेंस हो गया था। लेकिन अब यहाँ पे जो सिचुएशन आ रही है वो यहाँ पे क्या कह रहा है, कहता है बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है भाई, सॉरी इधर इधर था हमारे पास, इधर, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे कहता है कि व्हेन ए न्यू बिल इज एक्सेप्टेड, तो जब नया बिल एक्सेप्ट करा जाएगा तो यहाँ पे वो क्या करेगा, अब सेलर अपने बुक्स के अंदर, सेलर अपने बुक्स के अंदर बायर को दिखाएगा कि लो भाई हमने यहाँ पे क्या करा, बायर को बिल रिसीवेबल जो है कि भी वो दे दिया या उससे रिसीव कर लिया। सेलर अपनी बुक या जो बायर है वो अपनी बुक्स में क्या लिखेगा, वो लिखेगा सेलर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल, यानी कि हमने सेलर को जो बिल पेमेंट है वो कर दी है। तो यहाँ पर बात कर नई नए उसके अकाउंट्स की बात करता, नए जो बिल है उसकी बात करता, उसको एक्सेप्ट करने की बात करता, क्लियर। अब इससे अगली स्लाइड पे कहता है बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक इज डिसऑनर्ड, कहता है कि भाई अगर मान लीजिए आपने बैंक से बिल को डिस्काउंटेड करा लिया, यानी कि इन शॉर्ट बैंक से आप उस बिल के रिगार्डिंग या उस बिल के बदले में कैश ले चुके हो, ठीक है, उस बिल के बदले कैश ले चुके हो, बोले हाँ जी ले चुके हैं। तब उस सिचुएशन में क्या कहेगा वो, तब वो कहेगा कि बोले सेलर और जो बायर है इनकी बुक्स में एंट्री कैसे करोगे, तो वो कहता है देखो बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक एंड डिसऑनर्ड, कहता है डिस्काउंटेड पहले ही करा लिया था और बाद में पता लगा कि जो बायर है वो तो पैसे देगा ही नहीं। तब उस सिचुएशन में सेलर की बुक्स में क्या करा जाता है, तो वो कहता है बायर अकाउंट डेबिट, यानी कि वापस फिर से वो बायर को उस पर्टिकुलर अमाउंट से डेबिट कर देगा जिस अमाउंट में, या जो कहा जाए जिस राशि के अंदर उसने अपने जो कहा जाए कि जो उसने बैंक से लिया था या जो बिल की अमाउंट थी। ध्यान दे, तो बायर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्लियर। और बायर अपने यहाँ पे क्या करेगा, इसके अंदर जो भी आपका नोटिंग चार्जेस है, ठीक है, वो सब इंक्लूड है, नोटिंग चार्जिंग प्लस अमाउंट, कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि बायर अकाउंट डेबिट, मान लीजिए जो बिल का अमाउंट था वो 100 रुपये था, नोटिंग चार्जिंग 5 रुपये हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 105, ठीक है। और उसके बाद टू बैंक 100। जब बिल पेबल की बात आएगी तो यहाँ पे वो कितना करेगा, वो यहाँ पे 100 ही लिखेगा, लेकिन 5 रुपये वो यहाँ पे स्पेसिफिकली कहते हैं नोटिंग चार्जेस मेंशन करेगा, और टोटल जो सेलर है उसको अब कुल कितने देने आ गए, हमने 105 रुपये देने आ गए। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर ये पॉइंट भी आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। अब कहता है बिल इंडोर्स टू ए थर्ड पार्टी इज डिसऑनर्ड, तो कहते हैं थर्ड पार्टी को जो हमने बिल इंडोर्स कर दिया था वो हो गया डिसऑनर्ड, यानी कि वो हो गया अनादरित। अब क्या करोगे, अनादरित, बोले अब क्या करोगे, तो वो कहता देखिए जो सेलर है वो क्या करेगा, जो बायर है वो क्या करेगा, और जो एंडोर्सी है वो क्या करेगा। तो जब आपने थर्ड पार्टी को बिल दे दिया, बाद में वो बिल डिस्काउंटेड होने के बजाय यूं का डिसऑनर्ड हो गया, तब भी आपका जो सेलर है ना वो क्या करेगा, इधर देखिए, तो बायर अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी, देखो सेलर इसने पेमेंट इसको कर दी, यूं कहा जाएगा भी, तो इस पेमेंट के बदले बिल इसको मिल गया। अब ये गया बायर के पास, तो बायर ने मना कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये इस पर्सन को ये बिल वापस कर देगा कि नहीं कर देगा। तो जब एंडोर्सी एंडोर्सर को बिल वापस करता है तब होने वाली जनरल एंट्री वो ये है, बायर अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सियर, क्लियर। नेक्स्ट, बायर अपने बुक्स में क्या लिखेगा, वो लिखेगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू सेलर,
ये बायर अपने बुक्स के अंदर लिखेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, प्रोमिसरी नोट की बात कहता है। वो कहता है प्रोमिसरी नोट, ये बिल ऑफ एक्सचेंज हमारे पास हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब कहता है प्रोमिसरी नोट क्या होता है। तो देखिए, जो बिल ऑफ एक्सचेंज था उसको मेकर कौन था? मेकर था सेलर। लेकिन जो प्रोमिसरी नोट है उसका मेकर कौन होता है? बायर। इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में डालते हैं, लेकिन इसको नहीं डालते। क्लियर? ऐसा क्यों? तो समझिए, व्हेन ए बायर और परचेजर और डेटर हिमसेल्फ राइट ए नोट, भाई यहाँ पे वो खुद के लिए एक नोट जो है वो क्रिएट करते हैं, खुद से एक नोट क्रिएट करते हैं जिसके ऊपर वो साइन करते हैं और कहते हैं कि भी सेलर को ये आश्वासन दिलाते हैं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट जो भी आपको, हम आपको पेमेंट जरूर करेंगे। ठीक है भाई? यानी कि एक सीधी सी बात है यार, एक स्टाम्प पेपर है, स्टाम्प पेपर के ऊपर पर्सन जो है ना अपने लिखता है कि भी मैं फलाना आपको इतने रुपए इतने समय के बाद दे दूंगा। यानी कि इन शॉर्ट ये तो सिर्फ और सिर्फ जो आपका सेलर है उसको विश्वास दिलाने के लिए है कि आप हमें उधार दे दो, आपका पैसा मरेगा नहीं। ठीक है भाई? तो ये जो आपका यूँ कहा जाए कि भी जो क्या बोलते हैं इसको, प्रॉमिसरी नोट है, ये भी एक काइंड का लीगल डॉक्यूमेंट है भाई, ये ध्यान में रख। तो कहता है अकॉर्डिंग टू इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ए प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एंड अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन बाय द मेकर। तो कहता है कि भाई ये रिटर्न फॉर्म में होता है, इसके अंदर बिना शर्त के यूँ कहा जाए कि भुगतान करने की अंडरटेकिंग यानी कि शपथ ली जाती है। किसके द्वारा? मेकर के द्वारा। ठीक है, कि हाँ मैं आपको एक सर्टेन अमाउंट जो है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर लौटा दूंगा। ठीक है, और यही चीज हमारे पास इसके अंदर है, यानी कि जो मेकर है ना वो खुद से इसको क्रिएट करता है, अपने साइन करता है। ठीक है, और जो सेलर होता है उसको पकड़ा देता है। सेलर को इस पे सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस पे उसी व्यक्ति के सिग्नेचर होंगे जिसने पेमेंट करने के लिए हामी कर रखी हो, बाकियों की नहीं। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ प्रोमिसरी नोट। तो यहाँ पे कहता है देखो जिसको विशेषताएं उनके ऊपर फोकस करते हैं। इट मस्ट इन रिटर्न फॉर्म, के रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। फिर कहता है देयर मस्ट बी ए प्रॉमिस टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी, तो इसके अंदर एक सर्टेन सम ऑफ मनी को पे करने का प्रॉमिस होना चाहिए। तो कहता है द प्रॉमिस टू मेक मनी मस्ट बी अनकंडीशनल, इसमें किसी भी प्रकार के जो कंडीशन है वो मेंशन नहीं होनी चाहिए कि भी अगर ऐसा होगा तो पेमेंट देंगे या वैसा होगा तो पेमेंट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर आपको पेमेंट करनी है तो करनी है। ठीक है, अमाउंट टू बी पेड मस्ट बी स्पेसिफाइड, भाई कितना रुपया देना है वो क्लियर कट लिखा होना चाहिए उसके अंदर। ऐसा नहीं कि आपसे पूछा जाए और आपके पास जवाब ही ना हो। फिर यहाँ पे जो मेकर है ना वो प्रॉपर तरीके से साइन करके देगा, अपने ध्यान में रखो। द नेम ऑफ द पेई मस्ट बी मेंशन, कहते हैं जिस भी व्यक्ति को पेई बनाया जाएगा, जिस भी व्यक्ति को इसका भुगतान किया जाएगा, वो सामने या जो भी हमारे पास उसका नाम इस बिल के अंदर या यूं कहा जाए सॉरी इस प्रोमिसरी नोट के अंदर मेंशन कर दिया जाता है। दिस इज नॉट पॉसिबल टू बियर टू द बियरर, और इन सिंपल वर्ड्स इट इज नॉन ट्रांसफरेबल। तो कहता है कि भाई इट इज नॉट पेबल टू द बियरर, भाई जो प्रोमिसरी नोट है ना उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी कि इन शॉर्ट उसको इंडोर्स नहीं किया जा सकता, साथ ही ना ही उसको डिस्काउंटेड कराया जा सकता है। ठीक है, कुछ नहीं हो सकता उसका। तो वही बात यहाँ पे कहता है कि भाई आपकी जो भी सिचुएशन है उसको देखते हुए कहता है भाई भाई जो पर्सन उसका नाम मेंशन होना चाहिए, और सिंपल जो यूँ कहा जाए कि भी आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो नॉन ट्रांसफरेबल नेचर के, सॉरी बिल ऑफ एक्सचेंज कह रहा हूँ मैं बार बार, प्रोमिसरी नोट है वो नॉन ट्रांसफरेबल नेचर के हैं, यानी कि आपके नाम से लिखा गया तो आपको ही पेमेंट मिलेगा, बाकी और किसी को नहीं। ठीक है, ये नॉन ट्रांसफरेबल है। पॉइंट नंबर 8, इट मस्ट बी स्टाम्प्ड अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू, तो इसके ऊपर इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है स्टाम्प वो लगा दिया जाता है। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमारे पास फॉर्मेट होता है, इसके अंदर इधर स्टाम्प के लिए जगह होती है। ठीक है, नेक्स्ट, पार्टीज इन्वॉल्व इन द प्रोमिसरी नोट। जो प्रोमिसरी नोट है उसके अंदर पार्टीज, तो यहाँ पे सिर्फ दो ही पार्टीज हैं भाई। पहली पार्टी हमारे पास राइटर या मेकर, जिसको हम यहाँ पे बायर कह सकते हैं क्योंकि इसको बायर ही बनाता है।
और दूसरी हमारे पास पेई जिसको भुगतान मिलेगा और वो मोस्टली हमारे पास सेलर होता है। ठीक है, ये सिचुएशन ध्यान में रखो। तो कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है प्रोमिसरी नोट में? सिर्फ दो पार्टीज, पहली राइटर या मेकर या सेलर और दूसरी पेई, वही जिसको पैसा यहाँ पे मिलेगा। अब देर इज नो एक्सेप्टर इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट। कहता है कि भाई प्रोमिसरी नोट को एक्सेप्ट करने वाला कोई होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसको तो एक्सेप्ट करने वाला ही खुद बना के दे रहा है। बिल के अंदर क्या होता था? सेलर बनाता था और बायर को तो सिर्फ उसको हामी करके देनी थी, हामी करके वो उसको पकड़ा देता था। तो ये चीज, लेकिन प्रोमिसरी नोट तो पहले ही ये बना रहा है, ये तो बस अपना लिख के इसको डिपॉजिट करा देगा, ले भाई तेरे पेमेंट इतने दिन के बाद कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे कहता है कि भाई इसको प्रोमिसरी नोट को है ना क्या कर रहे हैं भाई, यूं कहा जाए कि भाई देयर इज नो एक्सेप्टर, कि इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। 4-5 क्वेश्चन मैं हर एक क्लास के बाद में मेंशन करता हूं, तो उम्मीद करता हूं आपको इन क्वेश्चन से भी काफी हेल्प मिलेगी। सबसे पहला मेरा सवाल, नो एंट्री इज मेड इन द बुक ऑफ ड्रॉई। अब ये ड्रॉई यानी कि मेकर, तो कहता है इन चारों में से वो कौन सी कंडीशन है जिसमें जो मेकर है उसके बुक ऑफ अकाउंट्स में, सॉरी ड्रॉई नहीं, ये मेकर नहीं होता, बायर है, सॉरी ड्रॉई, बायर। तो जो बायर है, तो बायर की बुक ऑफ अकाउंट्स में इनमें से किसकी एंट्री नहीं होगी? तो यहां पे ध्यान दो, ऑन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, तो जी हाँ बिल्कुल नहीं होगी। ऑन इंडोर्सिंग ऑफ ए बिल, तो बायर को क्या मतलब है, वो पर्टिकुलर परसेंट डिस्काउंटेड करा के इंडोर्स कर रहा है कि हम उसको मतलब नहीं, उसको तो बस लास्ट की पेमेंट से मतलब है। और ऑन सेंडिंग द बिल फॉर कलेक्शन, अब वो कलेक्शन के लिए बैंक में भेज देगा बिल को, तो बायर को क्या करना उससे, कोई मतलब नहीं। यानी कि तीनों ही कंडीशन में बायर किसी भी प्रकार की जनरल एंट्री मेंशन नहीं करेगा, जनरल एंट्री नहीं बनेगा। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, इफ द बिल इज ड्रॉन ऑन 18th ऑफ मार्च, कहता है कि अगर कोई बिल है वो 18 मार्च को लिखा गया। बोले अच्छा, बहुत बढ़िया। अब 18 मार्च को लिखा गया, तो उस सिचुएशन में जो इसका पर रुपीज थे वो कितने, 30,000 रुपए के लिए लिखा गया। अब 4 महीने के बाद इसकी पेमेंट डेट थी, लेकिन पर्टिकुलर पर्सन ने 18 अप्रैल को ही इसकी पेमेंट कर दी। इसके ऊपर 12% की दर से रिबेट आपने देनी है, 12% एनुअल की दर से आपने रिबेट देनी है। तो अमाउंट ऑफ रिबेट विल बी, तो यहाँ पे 300 रुपये, 600 रुपये, 900 रुपये, 1200 रुपये। तो क्या होगा? तो देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला कि आपका जो महीना था या डेट ऑफ इशू था जो बिल ऑफ एक्सचेंज का मेकिंग का था, वो 18 मार्च था। अब 18 मार्च के बाद बिल लिखा गया 4 महीने के लिए, तो उसकी जो पेमेंट है वो 18 मार्च के बाद 18 अप्रैल, मई, जून, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 18 जून के बाद 18 जुलाई, यानी कि 18 जुलाई पे मेच्योरिटी पीरियड होना चाहिए था, लेकिन उसने पेमेंट तो यहाँ पे कब कर दी, 18 अप्रैल को ही कर दी। यानी कि उसने 3 महीने पहले पेमेंट कर दी, 3 महीने पहले। बस इसी पॉइंट को ध्यान में रख लेना। अभी वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पे 30,000 रुपए के ऊपर सीधा सीधा 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूं, ठीक है, गुना में, वो बाद में करेंगे, चलो इस पे कैलकुलेट करता हूं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 0 से 0 हो गई, 12,000, 12,000, 12 36, 3600 रुपये आता है पूरे साल का ब्याज। लेकिन क्योंकि मैंने कितने महीने बचाए, 3 महीने, तो मैं इसको कर दूंगा गुना में 3/12। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 36, यानी कि 300 गुना में 3, यानी कि 900। तो 900 रुपये का ब्याज या 900 रुपये की जो छूट है ना, वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके पल्ले पड़ा होगा। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ बिल टू द थर्ड पार्टी इज कॉल्ड। कहता है थर्ड पार्टी को जब बिल का हस्तांतरण किया जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस कहते हैं, रिटायरिंग कहते हैं, एंडोर्समेंट कहते हैं, या ट्रांसफर कहते हैं? तो ऑप्शन 3 एंडोर्समेंट इज द राइट आंसर। The next question is, X received a bill from Y and discounted it from the bank. On the dishonored, X will debit. तो X ने क्या करा, बिल रिसीव करा, यानी कि Y ने बिल को एक्सेप्ट करके X को दे दिया।
एक्स ने उसको अपने बैंक में लगा दिया, बैंक से डिस्काउंटेड करा लिया। अब बाद में वाई इस बैंक को पेमेंट देने से इनकार कर देता है। अब कहता है कि भी एक्स को डेबिट करा जाएगा, एक्स जो है कि भी विल डेबिट, किसको डेबिट करेगा, तो यहाँ पे वो कहेगा वाई के अकाउंट को, बैंक अकाउंट को, बिल रिसीवेबल को, बिल पेबल को। तो इसके लिए है ना आपको यहाँ पे जनरल एंट्रीज ध्यान में रखनी चाहिए, वही चीज़ यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जब बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा तो एक्स किससे पेमेंट मांगेगा, अल्टीमेटली वाई से पेमेंट मांगेगा, तो वो हमेशा वाई को ही डेबिट करेगा। ठीक है, वो हमेशा किसको, वाई को। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, वो वाई के अकाउंट को इधर डेबिट करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बिल वाज ड्रॉन ऑन 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को एक बिल जो है ना वो एक्सेप्ट करा गया और लिखा गया है 2016 को 2 महीने के लिए। इसकी ड्यू डेट क्या होगी, तो ध्यान दे 31 दिसंबर के बाद, तो 31 दिसंबर से फिर क्या होगा हमारे पास, 31 जनवरी, 31 जनवरी के बाद फिर क्या होगा हमारे पास 28 मार्च, सॉरी फरवरी, 28 फैब को वो बिल यहाँ पे बना दिया गया, सॉरी उसका मेच्योरिटी पीरियड पूरा हो गया। अब प्लस में 3 डेज करोगे आप, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, तो यहाँ पे 3 मार्च ऑफ 2017 इज द एक्यूरेट एंड द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज रिटन बाय द डेटर, ये डेटर द्वारा क्या चीज लिखी जाती है, तो प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट या जर्नल। तो यहाँ पे कहता है प्रोमिसरी नोट, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज तो सेलर करता है। ठीक है, सेलर करता है यानी कि क्रेडिटर होता है ना सेलर। ठीक है, बैंक ड्राफ्ट कौन करता है भाई, वो तो कोई और ही कुछ और ही चीज है, और जर्नल, ये दोनों तो ऑप्शन ही गलत है इधर। तो इन दोनों में से कौन सा सही है, प्रोमिसरी नोट इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ मेरे प्यारे मित्रों आज की इस क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं कल एक नई क्लास के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। थोड़ा सा